तो अभी तक आपके मुताबिक क्या लगता है कि आखिर जो इंसान है उसने रिलीजन को मतलब क्या ऐसी जरूरियात पड़ गई थी जिससे कि उसने रिलीजन को खोजा? मतलब जो रिलीजन पैदा ही क्यों हुआ बेसिकली, उसके बिना भी जो इंसानियत आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? मतलब कहीं भी देखिए देखे, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में देखे, जो भी मतलब ह्यूमैनिटी है, उसने कोई ना कोई ऐसा एक बिलीफ सिस्टम जो है खोज लिया है। तो उसका बेसिस क्या है? क्या उन्हें मतलब इन सब चीजों में कहीं कोई ऐसा कोई तो फैक्टर होगा जिससे कि हम्म, ये निकला है। हम्म। देखें, मसला ये है कि मजहब जब इंसान इजाद कर रहा था ना, उसको खुद नहीं पता था कि ये मजहब है। जैसे अब एक बात है, सिंपल सी बात है, अभी देखें सबसे जो पुराना मजहब का जो निशानी मिलती है वो क्या है? वो ये है कि लोग अपने मुर्दे दफन कर रहे थे और एक खास तरीके से दफन करते थे मुर्दे। हम्म, अब मर गया कोई, उसको खास तरीके से दफन किया जी, उसको इस तरह से दफन करते थे जैसे माँ के पेट में बच्चा नहीं होता रखा हुआ, उस तरह से दफन करते थे बच्चों, हम्म, मरे हुए लोगों को। यानी इसका मतलब ये था कि वो इस बात में मान रहे हैं कि जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चे की एक दुनिया थी, इस तरह मरने के बाद भी उसकी एक दुनिया है। जिस तरह बच्चा यूं करके और टांगे पाँव के पेट के साथ जुड़ी होती हैं, उसी तरह से कब्र के अंदर भी लोगों को लटाया जाता था, फिर फूल वगैरह रखे जाते थे। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट एक इंसान की करेंसी थी जो पुराने वक्त की, जिसके बारे में आज हमें पता ही नहीं है, वो क्या थी कि जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो छिलका होता है वो करेंसी थी पुराने वक्तों की। हम्म, वो रखते थे साथ, फूल रखते थे। अगर कोई शिकारी था तो उसकी बो रख दी साथ, उसके कोई और जो उसकी पसंदीदा चीजें, बच्चे हैं तो उसके साथ गुड़िया रख दी। तो इस बात से ये पता लगा कि इंसान जो है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव कर रहा है कि मरने के बाद कोई दुनिया है, ये मर गया है तो ये अब किसी और दुनिया में चला गया। तो मसला ये है कि इंसान सबसे पहले तो ऐसे ही होता होगा कि जब इंसान इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ये होमोसेपियंस के और नेanderthals के आने के बाद की बातें हैं, ये पिछले कोई 100,000 साल या 2 लाख साल के दौरान की बातें हैं। उससे पीछे जो इंसान का एंसेस्टर होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो दफन नहीं करता होगा, कोई मर गया वो उधर ही पड़ा है, उसको जानवर खा गए या कुछ और हो गया। मगर बाद में जब इंसान ये चीज बढ़ी आगे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान ने जानवर क्यों अपने आप को क्यों दफन करना शुरू किया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि जब आप अपना एक साथी, उसको वो मर भी गया है, तो आप उसे जानवरों को नहीं खाने दे रहे, आप उसको दफन कर रहे हैं। उसकी एक एडवांटेज है, उसकी एडवांटेज क्या है? सबसे पहली एडवांटेज क्या है? सबसे पहली एडवांटेज इसकी ये थी कि शिकारी जानवर इंसान का गोश्त खाने के आदी नहीं होते थे। समझे आप बात? स्कैवेंजर्स हम्म, भी इंसान का गोश्त खाने के आदी नहीं होते थे। हम्म, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि इंसान ने 2-3 फुट का गड़ा किया और जहां पे इंसान ने कि खाना बदोश आबादी की हुई थी, वहां पे इंसान ने अपना मुर्दा दफन कर दिया। और जब तक वो बाकायदा कब्र के अंदर डिके नहीं हो गया, तब तक आप करीब ही रह रहे हैं, वहां पे कोई प्रेडेटर आ ही नहीं सकता। ठीक है? जहां भी आबादी राइट। होती थी इंसान की, इंसान के पास कुत्ते होते थे। ठीक है? इंसान के पास कुत्ते होते थे और कुत्ते वहीं रहते थे साथ ही उनके, और वो किसी प्रेडेटर हम्म, को उस जगह नहीं आने देते थे। इंसान, कुत्ता ने इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले किया। मगर दफन करने का पहला मकसद क्या था? सिंपल मकसद ये था कि जानवर, शेर को या कोई लगड़ बगड़ा को भेड़िया है, उसको इंसान के गोश्त की लत ना पड़े। आपको पता है आज भी अगर एक शेर को इंसान खाने की लत पड़ जाए तो वो दूसरी चीजें खाना छोड़ देता है। क्यों? यहाँ तो इंसान हम्म, उसे लजीज लगता है, या फिर इंसान का शिकार करना उसे आसान लगता है क्योंकि रेडली अवेलेबल है। और इंसान जो है वो, राइट। इंसान के अंदर ये खौफ नहीं है कि कोई प्रेडेटर मुझे आके खा लेगा। तो इंसान इज हम्म, नॉट ऑन द लुक आउट कि जी हाँ शेर आ तो नहीं रहा मुझे खाने के लिए, इसलिए वो आसान शिकार होता है। ठीक है? तो ये जो एटीट्यूड है हमारे साथ बहुत अरसे से चला आ रहा है, क्योंकि हमने इसको डेवलप कराया है। क्यों डेवलप कराया है, किस तरह डेवलप कराया? वो यही है कि अपने मुर्दे दफन करके, अपने मुर्दों को जला के, अपने मुर्दों को तक जानवरों को एक्सेस खत्म करके हमने ये किया। तो अब मुझे हम्म, बताएं कि देखें ये सारी चीजें छोटी छोटी, अब ये पहला बेनिफिट है जो कि हमें नजर आता है, रिलीजन का पहला बेनिफिट आपको नजर आया। ठीक है? तो मगर इंसान जब रिलीजन डेवलप कर रहा था तो वो ये सोच के डेवलप नहीं कर रहा था कि मैंने इसको डेवलप कर लिया, ये जो है ये अब रिलीजन मैं इसको कहूंगा, ये इसके ऐसे लॉज होंगे। नहीं,
फॉर्मल रिलीजन जिसको आप कहते हैं वो इतना पुराना नहीं है, वो शायद 10,000 साल पुराना भी ना हो। इंसान जब रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा था उसको पता ही नहीं था कि वो रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है। खुदा भी शायद बहुत बाद में आए हैं, पहले ही इंसान रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहा था। शादी का रिचुअल हो सकता है कि बोल पढ़ना, ये करना, वो करना पता नहीं कब से आ रहा हो। मंत्र पढ़ना शादी पे हो सकता है सबसे पहले ये सॉन्ग के तौर पे ये इजाद हुआ हो कि तुम खुशहाल रहो, तुम अच्छे रहो, तुम ये करो, तुम वो करो। ये सारी बातें उसके अंदर, दुआएं जितनी मंत्र पढ़ रहे हैं या जो भी निकाह के अंदर होती हैं दुआएं पढ़ी जाती हैं, वो सारी की सारी जो है वो कोई पहले गाने हो, माइयां और बाबे गाते हो उनके लिए एज अ गुड विश गाते हो, और आहिस्ता आहिस्ता वो मजहब बन गया। बच्चा पैदा हुआ है तो आपने कोई ना कोई रिचुअल है उसका, उसको इस तरह से करना है। आपको पता है कि जब एक औरत का बच्चा पैदा होता था तो प्लेसेंटा जो होता था या फिर और चीजें जो थी वो दूसरी औरतों को खाने को दे दी जाती थी। इवन के जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, कई कबीलों में आज भी ये वो है कि लड़कियों को वो दिया जाता है, चटवाया जाता है कि जी ये फर्टाइल हो। देखें हमारे यहाँ उसको बुरा समझा, उनको वो चटवाया जाता था। तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली चीजों का पता भी नहीं था जब आप मजहब इजाद कर रहे थे। ये रिचुअल्स थे ना, जो रिचुअल्स थे वो चलते गए आखिरकार फॉर्मलाइज। जिस दिन किसी ने उनको लिखने का सोच लिया उस दिन फॉर्मल रिलीजन बन गया। फॉर्मल रिलीजन बना तो उसने आपकी जान ही नहीं छोड़ी। फॉर्मल रिलीजन जो आप फिर वो देखें, एक सिंपल सी बात है कि एक कबीला है, एक फैमिली है। पहले सबसे हंटर गैदरर्स जो थे, कितने का ग्रुप होता था? 25 से 30 लोगों का ग्रुप होता था। उसके अंदर रिलीजन कितना भी इफेक्टिव होगा, उसके अंदर रिलीजन इतना इफेक्टिव था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उधर आपको हर बंदे की मॉरल पुलिसिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको हर बंदे के ऊपर बाप की, जो भी ग्रुप का लीडर है उसकी नजर होती थी कि वो कुछ गलत कर रहा है या नहीं कर रहा। वो अपनी इंट्यूएशन के मुताबिक फैसले करता था और वो कानून उनको बता देता था। मगर जैसे ही कबीला बड़ा हुआ, फिर कबीले कितने के होते थे? 1000-1200 लोगों का कबीला होता था। फिर कुछ मजहब ऐसा आया कि उसके अंदर आपको लॉज की जरूरत पड़ी। अब जो सरदार है वो हर एक पे नजर नहीं रख सकता, कानून उसको बनाना पड़ा कि हर जगह वो बराबर फैसले करे। तो फिर मजहब एक अगला स्टेप ले गया। मगर जब लोग 10s of thousands पे पहुंचे तब फॉर्मल रिलीजन की जरूरत पड़ गई कि हाँ भाई अब लिख लो, कि लोगों में डिसएग्रीमेंट ना पैदा हो। फिर जब जुबान इजाद हुई तो मजहब फिर एक रिजिड चीज बन गया। लिखना मतलब जो वे ऑफ लाइफ से जाते जाते वो फिर सॉलिडिफाई होते हुए एक सिस्टमैटिक, उन्होंने एक कॉन्क्रीट शेप ले लिया रिलीजन का। हाँ, जो उनका वे ऑफ लाइफ था। फिर मसला यह है कि पुराने लोग जो कवानीन बनाते थे या फिर कोई लॉज जो बनाते थे वो इतनी उन लॉज के ऊपर को खास सोचते नहीं थे, बस वो उनको बना देते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये पता भी नहीं होता था कि इनका फायदा क्या है। बस फिर वो क्या थे, वो उस पर कटर हो जाते थे कि नहीं हमने इसको बस अब फॉलो ही करना है, हमारी ये रिवायत है, हमारी ये परंपरा है, हमारा ये कानून है, बस खत्म होगी बात। बस फिर जब वो रिजिडिटी आ गई तो फिर आपको पता है कि उसकी वजह से, रिजिडिटी की वजह से लोग मरेंगे भी, लोगों के साथ प्रॉब्लम जो भी रिजिड हो जाता है तो फिर समय के साथ जो चेंज ना करे वो जल्दी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात है कि देखें पुराने वक्त में इस बात का फायदा भी था ना। अब ट्राइबल यूनिटी जो है वो मजहब बनाता था, तो मजहब जब ट्राइबल यूनिटी बनाता है तो बाहर से अगर कोई हमला करने आया है तो अगर वो खुद ही आपस में मजहबों की वजह से बटे हुए हैं तो फिर तो वो बाहर वाला उनको बड़े आराम से मार लेगा। इसलिए बड़ा जरूरी होता था कि सब लोग एक ही मजहब को माने, चाहे वो गलत है, चाहे वो दुरुस्त है, चाहे वो जैसा मर्जी है, उसको सब लोग एक को ही माने। और उस एक मजहब का फायदा फिर जो है वो सामने आता था, एक देवता को माने, एक मूर्ति को पूजे। तो ये फिर इसके एवोल्यूशनरी फेजेस है मजहब के भी, कि पहले पॉलिथिस्टिक में, पहले तो एक रिचुअलिस्टिक था, ठीक है, रिचुअलिस्टिक के बाद फिर एक स्पिरिचुअलिज्म का तड़का लगा कि आपने माना दरिया में भी स्पिरिट है, तो आपने माना पहाड़ का भी स्पिरिट है, तो बादल का भी स्पिरिट है, तो मिट्टी का भी स्पिरिट है, तो दरख्त का भी स्पिरिट है, हर चीज का स्पिरिट। से अगला आया कि वो आइडियलिस्टिक बन गया, कि आपने चीजों को, जब आपने डाइटीज को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया तो फिर आखिर पे क्या हुआ कि आपने ये, बच्चों ने ये पूछना शुरू किया कि वो कैसा दिखता है। तो इंसान ने सबसे पहले क्या किया, शायद शक्ल बताते हो, मगर जिस दिन उसे लकड़ी के पत्थर के बुत बनाने आ गए उस दिन उन्होंने शक्ल दिखानी शुरू कर दी। जब उन्होंने शक्ल दिखानी शुरू कर दी तो मजीद खुदाओं में यकीन बढ़ गया। फिर अब एक बात याद रखिएगा, जिस दिन
बुत परस्त रिलीजन्स के लिए बुरा वक्त तब से शुरू हो गया था, या मोनोथिस्टिक रिलीजन या अनदेखे खुदा की बात उस दिन से लाजमी हो गई थी जब इंसान ने रिटन लैंग्वेज को इजाद कर लिया था। क्यों? क्यों? सोचने की बात है। इसलिए कि पहले इंसान को लिखना तो होता नहीं था, तो बुत की उसके लिए वैल्यू बहुत ज्यादा थी मूर्ति की, समझे? हाँ। क्योंकि उसको खुदा के बारे में कैसे बताएंगे, वो आप सिर्फ उसको दिखा सकते थे खुदा। राइट। लिखने की बहुत वैल्यू थी। अनदेखा खुदा क्यों सामने आया? क्योंकि आपने लिख ली उसकी किताबें, जिस दिन आपने लिख ली फिर आपने उसके मौजज़े बताने शुरू कर दिए कि हाँ भाई उसने ये कर दिया, तो उसने यूं कर दिया, तो उसने ये कर दिया, ठीक है। तो जिस दिन रिटन लैंग्वेज आ गई थी उस दिन से मोनोथिस्टिक गॉड वाज इनएविटेबल, उसने आ ही जाना था, क्योंकि आपने बातें लिखनी शुरू कर दी थी। आप बता सकते थे कि खुदा यूं था, तो खुदा ये था, तो खुदा ने ये किया, तो उसका नाम अल्लाह है, तो उसका नाम फलां है, तो उसका नाम फलां है। तो मैं समझता हूं कि जब आइडलिस्टिक रिलीजन है जिसमें आइडल्स की पूजा होती है, मैं समझता हूं कि अगर आप 3-4 हज़ार साल पहले चले जाएं तो हो सकता है जिस देवता की मूर्ति आज आप देख रहे हैं, हो सकता है उसका नाम उस टाइम डिफरेंट हो। हाँ बिल्कुल। रिटन रिलीजन में नहीं होगा, रिटन रिलीजन में नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, एक ही देवता है, एक जगह जूस है, दूसरी जगह जुपिटर है, हाँ। ठीक है। एक ही देवता है ना, एक जगह जुपिटर है, दूसरी जगह जूस है, एक जगह एफ्रोडाइटी है, दूसरी जगह उसका क्या नाम है, वीनस है। बिल्कुल, अब बहुत सारे जो ग्रीक गॉड है या गॉडेसेस है वो आपका इंडियन इंडियन जो भी गॉड गॉडेसेस है उससे काफी मिलता है, पुराना अगर आप देख लो तो ये बात है कि रिटन लैंग्वेज जो है ना वो खुद ब खुद जो एक आइडल के तौर पे देवता है ना उसका कॉन्सेप्ट आउटडेट कर देती है। या फिर देखें, अब यहाँ तो आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर अडॉप्ट नहीं करते तो फिर ये भी याद रखिए कि हमारे यहाँ भी, इंडिया पाकिस्तान में भी मोनोथिस्टिक रिलीजन होता अगर हम भूखे नंगे लोग होते, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये जरूरत थी, जो जो के ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी मिलिट्री एम्पायर्स बनाई, उनके लिए जरूरत थी कि वो मोनोथिस्टिक गॉड की तरफ आ जाएं, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियंस थे पर्शिया के, या फिर रोमन्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी ले ली। क्योंकि उनके लिए ये लाजमी हो गया था कि वो चीज़ों को स्ट्रिक्टली डिफाइन करके सब लोगों को सेम पेज पे ले आए, ताकि जब फौज किसी पे हमला करना जाए तो उसमें खुदाओं के बायस इख्तलाफ ना हो। आप क्यों नहीं बना सके, इंडिया से कोई आर्मी क्यों नहीं बाहर जा सकी? उसमें रिलीजन का भी एक एक हाथ है, ये मानना हाँ वो पड़ेगा, भी है, बहुत ठीक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि वो तो है। हमारे हमारे यहाँ जो मजहब था वो उस तरह का मजहब नहीं था जिस तरह का उनका मजहब है, ठीक है। मतलब ये भी था कि वो भी था ना कि यहाँ पे जो मजहब थे वो मतलब मटेरियलिस्टिक जो एक अप्रोच होता है ना लाइफ का, जो सीख करना हो, मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें है उसको जो होता है ना फिजिकली कैप्चर करना, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस तो मतलब जहां तक मैंने देखा है उससे ज्यादा वो क्या था कि वो फिलोसफिकल और अंदर जो है ना अपने अंदर जो है वो सेल्फ जो सेंट्रिसिटी है ना उसमें वो लोग ज्यादा अंदर जाना चाह रहे थे। एक ऐसा आ गया था बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट जो आपका एरा से अब लेके चलो, तो उसके बाद उससे पहले तो अशोका वगैरह का था, तो उस समय आर्मी वार्मी भी थी, उस समय इंडिया जो है स्ट्रांग भी था। अशोक ने तो जाके अफगानिस्तान को भी अपनी हुकूमत में ले लिया हाँ था ना। तो हाँ तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो इवॉल्व भी हुआ रिलीजन ना, तो फिर बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, तो फिर सारे लोग जो है कि ये सब मारकाट और ये सब जो परसूट होता है ना, प्रैक्टिकल जो फिजिकल जो परसूट होता है जो कि हैप्पीनेस देता है, जैसा कि वेस्टर्न जो भी लाइफ है कि ये थिंकिंग है ना कि जो जो मटेरियलिज्म है अगर उसको आदमी ज्यादा से ज्यादा उसको परस्यू करे तो हैप्पीनेस मिलेगा, एक ये फिलॉसफी है, राइट। और एक फिलॉसफी ये है कि हाँ, मतलब जो एशियाटिज्म की मिनिमलिस्टिक, फिलॉसफी है तो हाँ एशियाटिज्म मिनिमलिस्टिक, एक मिनिमलिस्टिक जो अप्रोच के साथ जो है ह्यूमन माइंड है उसको समझना हो या खुद के अंदर झांकना हो, अब उसको कुछ किसी भी तरीके से फलसफे में डूबना हो, फिलोसफी डेवलप करना हो, या ये सब चीजों में वो ज्यादा चले गए। तो इसके कारण भी जो है उनका जो भी है मिलिट्री वगैरह उस तरफ से उनका सब कुछ वो ध्यान हट गया, और भी बहुत सारे थे। देखिए कोई भी जो होता है ना सिविलाइजेशन का उतार चढ़ाव तो होता ही है,
टाइम के साथ, राइट? हाँ, एग्जैक्टली तो किसी का होना है। भी तो वो है। लेकिन खैर मैं अपने वो सवाल के पास वापस आता हूँ कि मेरा ये कहना था कि जो भी पूरा जो अभी मैं सिविलाइजेशन देख रहा हूँ, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आखिर कुछ ऐसे शख्सियत जो है उनके पर्सनैलिटी के अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती है जिसकी जो बातें हैं वो लोग इतना ज़्यादा सीरियसली फॉलो भी करते हैं और उनको मानते भी हैं और फिर उनका एक सेक्ट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि क्यों ऐसा, मतलब मैं अगर बोलूँ या आप बोले या और कोई दूसरा बोले, तो उनकी बातों से लोग उतना मूव नहीं होते हैं। लेकिन अब जिनको कहते हैं कि सेंट हो गए या फ़कीर हो गए या जो भी हो, तो उनके पर्सनैलिटी में कुछ तो ऐसा डिफ़रेंस होता है जो कि वो लोगों को ज़्यादा, आप ये कहें तो इंस्पायर कर देते हैं। मसला तो ये है कि क्या है? जो ये फकीर टाइप के लोग होते हैं ना, वो भी मजहब की ही चीज को यूज करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो मजहब से अलग है, ऐसा नहीं होता। जब हुँ, बिलीव आप करते हैं तो फकीरों पे भी बिलीव करते हैं। फकीर आपको कुछ भी नहीं देता असल में। फकीर आपका टाइम जाया करता है, आपको एक इस किस्म का डॉगमेटिज्म देता है जो कि इवन के मॉडर्न साइंस से क्लैश करता है। क्योंकि ऐसे भी पीर फकीर देखे हैं कि लोगों को दवाई बंद करा देते हैं, शर्त लगा देते हैं कि आप डॉक्टर की दवाई बंद करें तो हमारी दवाई से आराम आएगा। और लोग कैंसर से मर जाते हैं। मैंने कैंसर के मरीजों को ऐसे मरते देखा है, दम दरूद से। हाँ, वो तो है, वो तो है, वो तो तो ये है। चीजें जो है ना क्योंकि बेसिकली जो भी की बात रिलीजन है ना, जो भी रिलीजन है, वो हम्म, ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज ने है ना डेवलप किया है या शेप दिया है। चाहे आप प्रॉफेट मोहम्मद को कह दो, चाहे आप जीसस का पता नहीं वो है या नहीं है, हाँ चाहे हाँ। बुद्धा हो गया, नहीं चाहे मगर ये प्रॉफिट बुद्धा मोहम्मद तो वाज नॉट अ जैन फकीर हो है। वो तो फकीर नहीं था। गया। हाँ, क्राइस्ट के बारे हाँ, में तो आप कह सकते हैं कि वो फकीर बट था। कुछ ना कुछ तो उनके पर्सनालिटी में ऐसा अलग रहता है ना, मैग्नेटिज्म, जिससे कि वो नहीं मगर पूरा एक सेक्ट क्रिएट कर मोहम्मद देता वाज अ है। वॉरलॉर्ड ना। इस्लाम तो एक मिलिटरिस्टिक आइडियोलॉजी है। हाँ, आप एक सूफी टाइप का आदमी क्राइस्ट को जरूर कह सकते हैं, या फिर जो यूहन्ना था क्राइस्ट से पहले, जिसे मुसलमान या कहते हैं, उसको आप एग्जैक्टली एक एशियाटिक किस्म का बंदा कह सकते हैं जो कि एशियाटिज्म में तो बिलीव मतलब करता एज एन एथिस्ट या अभी तक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फिर आपका क्या अप्रोच है मतलब ह्यूमन लाइफ की तरफ? आपको लगता है क्या कि जो ह्यूमन, जैसे हमारे जो एक ह्यूमन बॉडी है, आपका आपका जो बॉडी है, जो भी जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर कोई जो भी एनर्जी है जो कि हम डेथ के बाद जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो क्या मतलब ऐसा जो भी ग्रीक फिलोसफी में भी कही गई है और हर जगह जो भी पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में सोल के बारे में बात किया गया है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि कुछ ऐसा सोल वगैरह ऐसा कोई चीज होगा या है है। रोल का जो अगर कि एविडेंस मे बी था तो ठीक है, मैं जरूर मे मानता बी कि जो हमारा मे बी जो हमारा ह्यूमन जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ ऐसा हो, किसी फॉर्म में रहे, क्योंकि है तो ये एनर्जी है ना हमारे अंदर जो है, क्योंकि कुछ तो है जो कि लाइफ जो है हमें तो बॉडी में दे रहा है। अब ठीक है, उसको साइंटिफिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बायो मैकेनिज्म है, सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी तो एक सर्टेन फॉर्म ऑफ वो एनर्जी है, राइट? देखें, अगर उसका कोई एविडेंस होता तो मैं जरूर मानता। जिस दिन एविडेंस मिलेगा उस दिन मैं मान लूंगा, हाँ, मगर अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, दूसरी वही बात है वही कि मेरा एनर्जी तो सौ मेरा भी चीजों वही में क्वेश्चन है। होती है। ठीक है, एनर्जी तो एक झरना ऊपर से गिर रहा है, नीचे पानी पत्थर में सुराख कर रहा है, वो भी एनर्जी है, डिपॉजिट हो रही है, चेंज भी ला रही है। अब हम उसको कोई रूह मान लें। ठीक है, मसला ये है कि जो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको आप हमेशा कोई ऐसा फिक्शनल नाम दे लेते हैं जो कि इंसान की पुरानी आदत है। और ये पुरानी आदत ही का ये एक असर है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो चलें जी, ठीक है, फिर करेंगे बात आपसे कभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।